अब हम 14वीं और 15वीं सदी के भारत पर एक नजर डालते हैं। दिल्ली सल्तनत सिकुड़ सिकुड़ कर तैमूर के आगमन तक गायब ही हो गई। हिंदुस्तान में कई बड़ी और आजाद रियासतें थीं, ज्यादातर जिन पर मुसलमान शासकों का राज था। बंगाल, जौनपुर, मालवा, गुजरात। दक्षिण में बहमनी सल्तनत थी और एक शक्तिशाली हिंदू राज्य विजयनगर। फिर गुजरात सल्तनत के उत्तर में था राजस्थान, जहां कई छोटे छोटे राजपूत ठिकाने थे, और एक बड़ा राज्य चित्तौड़ यानी मेवाड़, जो इन सबसे अहम था। 16वीं सदी की शुरुआत तक लोधी वंश ने फिर से दिल्ली सल्तनत को एक ताकतवर राज्य बना लिया था। जौनपुर को नष्ट कर दिया गया और कई राजपूत ठिकानों के शासक दिल्ली के अधीन हो गए, मगर मेवाड़ और मारवाड़ ने डटकर अपनी आजादी कायम रखी। चित्तौड़ नरेश राणा कुंभा बड़े गुणवान राजा थे। राणा कुंभा के बाद गद्दी संभाली रायमल ने। उनके 3 बेटे हुए, पृथ्वीराज, जयमल और संग्राम सिंह, जो राणा सांगा कहलाए। चित्तौड़ की गद्दी का वारिस कौन बने, ये बात रायमल जीते जी तय करना चाहते थे। तभी उनके छोटे भाई सूरजमल ने सलाह दी कि इस बात को देवी वाणी पर छोड़ दो। जब पृथ्वीराज के आक्रमण की खबर रायमल ने सुनी तो क्रोधित होकर पृथ्वीराज को देश निकाला दिया। राणा सांगा भी गायब हो गए थे, उनका कोई अता पता नहीं चला। तभी रायमल ने तीसरे बेटे सीधे साधे जयमल को राजा बनाया। मेवाड़ की किस्मत डूबने लगी। इतने में पृथ्वीराज की मौत की खबर आई और फिर पता चला राणा सांगा जीवित हैं और श्रीनगर में राजा करमचंद के चाकर हैं। बूढ़े रायमल ने तुरंत अपने मंझले बेटे को बुलाया और उसे गद्दी सौंप दी। जब मेवाड़ की गद्दी पर राणा सांगा का अधिकार हुआ, उस समय दिल्ली में लोधी वंश का राज था। 1451 ईस्वी में उत्तरी सूबे के अफगान सूबेदार बहलोल लोधी दिल्ली के सुल्तान बन बैठे। कुछ ही दिन में लोधी अफगान अपने कबायली रीति रिवाज भूलकर सामंती रंग ढंग अपनाने लगे। बहलोल और उसके बेटे सिकंदर ने अफगान मलिकों को जागीरें अता करके और उन्हें कुछ हद तक आजादी देकर खुश रखा, मगर सिकंदर का बेटा इब्राहिम बड़ा मगरूर था और उसे अपने पुराने अमीरों पर जरा भी भरोसा नहीं था। इब्राहिम की फौज को राजपूतों ने खदेड़ भगाया। अपनी काबिलियत साबित करके मियां हुसैन फिर से इब्राहिम लोधी के पास लौट आया। इस लड़ाई में राणा सांगा का एक हाथ और एक पैर बेकार हो गए। इस अवस्था का फायदा उठाकर उन्होंने अपने सामंतों की परीक्षा ली। जब बाबर 11 बरस का था तो उसके वालिद गुजर गए, और उस कच्ची उम्र में जब ज्यादातर बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, उसे तलवार उठानी पड़ी। वो अपना तख्त खो बैठा, फिर उसे दोबारा जीता, फिर फरगाना को हार कर उसे समरकंद आना पड़ा और वहां से काबुल। फिर भी उसे साहित्य और कला के लिए वक्त मिला। बाबर ने अपनी आप बीती बाबरनामा लिखी, और ये दिलकश किताब उसकी शख्सियत को बहुत करीब से देखने का मौका देती है। 17 अप्रैल 1526 को इब्राहिम लोधी ने हस्बे मामूल अपनी फौज को 3 हिस्सों में बांटा, दाएं, बाएं और सीधे बढ़ने वाले। इब्राहिम का मुख्य उद्देश्य मुगल फौज को सीधे वार से खत्म करना था। बाबर की फौज के पास बारूद वाले हथियार थे। भारत में पहली बार बाहरी हमलावरों ने इन हथियारों का इस्तेमाल किया। कन्हुआ की लड़ाई में भी बाबर ने वही रणनीति अपनाई। अलग अलग राजपूत सेनापति बाबर से मुकाबला करने के लिए आगे बढ़े। राणा सांगा अपनी सेना के बीचों बीच थे। युद्ध विराम के समय जब घायल सैनिक पीछे की ओर ले जाए जा रहे थे, तब बाबर ने अपनी सेना को अचानक हमला करने का हुक्म दिया। इस हमले से राजपूत घिर गए। राणा सांगा कभी चित्तौड़ वापस न जा सका। कुछ लोग कहते हैं कि घावों ने उसकी जान ले ली। कुछ कहते हैं कि सेना नायकों ने उसे जहर देकर मार दिया, क्योंकि वो उनकी मर्जी के खिलाफ बाबर से लड़ना चाहता था। जो भी हो, 13 मार्च 1527 को बाबर के खिलाफ आखिरी बड़ा मोर्चा नाकामयाब रहा। मुश्किल से बाबर हिंदुस्तान में 4 साल रहा। ये 4 साल लड़ाइयों में गुजरे और बाबर हिंदुस्तान में अजनबी ही बनकर रहा। उसकी मौत के बारे में एक मशहूर किस्सा है। उसका बेटा हुमायूं बीमार था और बाबर उसे इतना प्यार करता था कि खुदा से दुआ मांगी कि उसके बेटे के बजाय वो उसकी जान ले। कहते हैं कि इस हादसे के कुछ दिन बाद
हुमायूं बिस्तर से उठ गया और बाबर बिस्तर को पकड़कर मर गया। बाबर को काबुल में ले जाकर दफनाया गया, उसी बाग में जिसे वो इतना चाहता था। अपनी सैनिक कुशलता के बल पर बाबर ने उत्तर भारत का काफी हिस्सा जीत लिया था, लेकिन उसका बेटा हुमायूं अपने बाप की तरह सिपाही नहीं था और बाबर की मौत के 10 साल बाद 1540 में शेर खां नाम के अफगान सरदार ने उसे हराकर हिंदुस्तान से बाहर खदेड़ दिया और शेर शाह सूरी के नाम से शासन संभाला। वो आला दर्जे का प्रशासक था और जंगों के बीच में भी उसे नई मालगुजारी प्रणाली लागू करने का समय मिला। लेकिन 5 साल में ही शेरशाह की मौत हुई और हुमायूं अफरा तफरी का फायदा उठाकर ईरान से फौज लेकर 1556 में हिंदुस्तान आया। 16 साल बाद अब वो फिर से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा, मगर 6 महीने बाद ही वो एक जीने से गिरकर मर गया। जब हुमायूं राजपुताना के रेगिस्तान में शेरशाह से छिपता फिर रहा था, तब उसकी बीवी ने एक बेटे को जन्म दिया। हुमायूं के बाद ये बेटा बादशाह अकबर कहलाया। उस समय उसकी उम्र सिर्फ 13 साल थी। बैरम खां उसका सरपरस्त और निगरान था, मगर 4 ही बरस में अकबर इस सरपरस्ती और दूसरों के इशारों पर चलने से ऊब गया और उसने अपने शासन की बागडोर अपने हाथों में संभाल ली। बरसों तक अकबर ने अनेक धर्मों के आलिम और आचार्यों से अपने बहस मुबाहिसे जारी रखे, यहां तक कि वो सब उससे उकता गए और उन्होंने अकबर को अपने मत में मिला देने की आशा भी छोड़ दी। जब हर एक मजहब में सच्चाई का कोई पहलू था, तो अकबर किसी एक को तरजीह कैसे देता? उसका मकसद क्या था, यह साफ तरह जाहिर नहीं होता। क्या वो इस सवाल को सिर्फ सियासी नजरिए से देख रहा था? एक साझी कौमियत की खोज में क्या वो मुख्तलिफ मजहबों को एक ही धारे में मोड़ना चाहता था, या उसकी तलाश का मकसद रूहानी था? मैं कह नहीं सकता, लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि उसका रुझान एक धार्मिक सुधारक से ज्यादा एक सियासतदान का था। अकबर ने अपने अतराफ ऐसे गुणी जनों का हल्का जमा किया जो उसकी जात और उसके आदर्शों से दिली लगाव रखते थे। उसका दरबार सारे मजहबों का गहवारा बन गया और उन सब लोगों का जो किसी नए ख्याल या तरीके में दिलचस्पी रखते थे। उसके दौर में उत्तर भारत में हिंदू मुस्लिम तहजीबी इत्तेहाद ने बहुत तरक्की की। अकबर खुद हिंदुओं में भी उतना ही मशहूर था जितना मुसलमानों में। इस वजह से मुगलों का राजवंश हिंदुस्तान में जड़ पकड़ गया और यहीं का कहलाया। हालांकि अकबर बाबर का पोता था, मगर हिंदुस्तान में मुगल वंश की स्थापना असल में उसी ने की। अकबर के बाद मुगल बादशाहों का राजवंश भारतीय बन गया। कहते हैं कि महान पुरुषों में एक आकर्षण होता है जो लोगों को उनकी ओर खींचता है। अकबर में ये आकर्षण और दिल फरेबी बहुत ज्यादा मिकदार में थे। जेजुइट पादरियों ने एक बेहतरीन विवरण दिया है कि अकबर की आंखों में इतनी चमक थी जितनी धूप भरे समंदर में। फिर इसमें क्या ताज्जुब कि उसकी शख्सियत हमें आज भी लुभाती है और उसका शानदार और मर्दाना स्वरूप उन सबसे बुलंद है जो महज बादशाह कहलाए। करीब 50 साल तक अकबर ने हिंदुस्तान पर राज किया। 1556 ईस्वी की शुरुआत से लेकर 1605 ईस्वी के अंत तक अकबर का नाम भारत के इतिहास में नुमायां है और कहीं कुछ बातों में वो हमें अशोक की याद दिलाता है। अजीब बात है कि ईसा के 300 साल पहले का एक बौद्ध सम्राट और ईसा से 1600 साल बाद का एक मुसलमान बादशाह दोनों एक ही तर्ज और तकरीबन एक ही आवाज में बोलते हों। शायद ये खुद भारत की आवाज है जो अपने महान पुत्रों के माध्यम से बोल रही हो। अकबर के बाद उसकी राजपूत रानी जोधाबाई का बेटा जहांगीर गद्दी पर बैठा।
उसने कुछ हद तक अपने पिता की परंपरा को आगे बढ़ाया, लेकिन शायद उसे राजकाज से ज्यादा दिलचस्पी थी चित्रकारी और कला में, फूलों और बगीचों में। उस समय हिंदुस्तान का आर्थिक पसमंजर क्या था? हिंदुस्तान एक बहुत तरक्की याफ्ता मुल्क था, जहां का बना माल बाहरी मुल्कों को निर्यात होता था। हिंदुस्तान का सर्राफा व्यापार सारे मुल्क में फैला हुआ था। बड़े कारोबारी घरों या सर्राफों की जारी की गई हुंडियां हर जगह मकबूल थीं, सारे हिंदुस्तान भर में भी और ईरान, काबुल, हेरात, ताशकंद और मध्य एशिया के दूसरे ममालिक में भी। पूंजीवादी सरमाया पनप रहा था और गुमाश्ताओं, दलालों, बिचौलियों और आढ़तियों का एक पूरा सिलसिला वजूद में आया। परदेसी जांबाज सयाह शुरू में हिंदुस्तान इसीलिए आए कि हिंदुस्तान का तैयार शुदा माल बहुत उम्दा माना जाता था और उसकी खूब सारी खपत भी थी। अकबर के दरबार में पुर्तगाली पादरियों पर नजर करम थी और पश्चिमी देशों से अकबर का संपर्क पुर्तगालियों के जरिए था। उस वक्त अंग्रेजों का पता भी नहीं था, लेकिन इंग्लिस्तान के जेम्स प्रथम का सफीर टॉमस रो 1615 ईस्वी में किसी तरह जहांगीर के दरबार में जा पहुंचा। बादशाह से उसने कई सहूलियतें हासिल की और ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार की नींव इस तरह डाली गई। जब इंग्लिस्तान का सितारा उभर रहा था, तब पुर्तगाल का सितारा डूब रहा था। डच और अंग्रेजी बेड़ों ने आखिरकार पूरब के समंदर से पुर्तगालियों को बाहर कर दिया। पुर्तगाल को साम्राज्य का लालच छोड़ना पड़ा, मगर वो गोवा और कुछ और जगहों में जमे रहे। पुर्तगालियों पर पाई फतेह के नशे में और मुगल साम्राज्य को कमजोर होते देखकर 1685 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना इलाका बढ़ाना चाहा और जबरदस्ती जमीन पर कब्जा करने चले, लेकिन उन्हें मुंह की खानी पड़ी। इंग्लिस्तान से जंगी बेड़े दौड़े आए, लेकिन अभी तक मुगलों में उन्हें बुरी तरह हराने की सकत बाकी थी। अंग्रेजों ने इससे नसीहत ली और आगे चलकर ज्यादा एहतियात बरता।